नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि हम लोग चर्चा किए थे भारत की निधियों के बारे में, यानी केंद्र सरकार की जो निधियां होती हैं उसके बारे में चर्चा किए थे, यानी भारत की जो निधियां होती हैं। उसी क्रम में हम लोग समझेंगे कि राज्य की कितनी प्रकार की निधियां होती हैं, क्या उनका स्वरूप भी वैसा ही होता है, तो थोड़ा बहुत स्वरूप मिलता जुलता रहता है। ठीक, जो भारत की निधियाँ होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। जो राज्यों की निधियां होती हैं, राज्यों का मतलब एक राज्य तो है नहीं, अब भारत का मतलब केंद्र केवल एक ही है ना, तो इसका कितने निधियां हैं? 3 ही हैं। संचित निधि, लोकलेखा निधि, लोकलेखा, ठीक, और आकस्मिक। आकस्मिक विशेष रूप से मैंने इसको गुल्लक निधि के बारे में इसकी संज्ञा दी थी, गुल्लक निधि का संज्ञा दिया था। क्यों? क्योंकि ये जब कोई इमरजेंसी आती, कोई आपात की स्थिति आती, तब इसका उपयोग किया जाता है और इस पर पूरा का पूरा नियंत्रण कहा जाए तो राष्ट्रपति जी का रहता है। केंद्र में राष्ट्रपति जी का, यानी भारत की आकस्मिक निधि में, और राज्य की जो होगी, राज्य में राज्यपाल की होगी। ठीक, इसका भी क्या होगा? संचित निधि होगी, राज्य की संचित निधि होगी। ठीक, और लोकलेखा भी होगी इसकी। ठीक, और क्या? आकस्मिक भी होगी, आकस्मिकता निधि होगी। ठीक, राज्य की भी क्या होगी? आकस्मिकता निधि होगी, जिसके संबंध में हम लोग समझेंगे कि आकस्मिकता निधि में पूरा का पूरा नियंत्रण जो होगा राज्य के राज्यपाल का होगा। तो राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव होता है, इसका क्या करता है? संचालन करता है। और उसी रूप में आकस्मिक निधि जो है, यानी भारत की जो आकस्मिक निधि होती, इस पर भी पूरा का पूरा नियंत्रण राष्ट्रपति जी का रहता है, परंतु वित्त सचिव इनके द्वारा ही क्या होता है? राष्ट्रपति की ओर से ही वित्त सचिव क्या करता है? भारत का वित्त सचिव इसका क्या करता है? संचालन करता है। ठीक, तो ये हो गया इन दोनों में संबंध। ठीक, भारत की संचित निधि में क्या होगा? वो कौन कौन से प्रावधान है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, कौन कौन से इसमें जमाएँ आएंगी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आपके ही इस चैनल पर वीडियोज पड़े हुए हैं, आप अवश्य उसे देखिए, जिससे एक दूसरे टॉपिक को क्या कर सकें, आप कनेक्ट कर सकें। चलिए अब हम लोग समझते हैं राज्य की संचित निधि। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि राज्य की संचित निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ठीक, सबसे पहला प्रश्न यही रहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की संचित निधि का उल्लेख किया गया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266। ठीक, अनुच्छेद 266 में इसका प्रावधान है, राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में ही जमा होता है। यानी राज्य सरकार द्वारा जितने भी रेवेन्यू प्राप्त किए जाएंगे, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, टैक्स 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दोनों माध्यम से जो भी इसको रेवेन्यू प्राप्त होगी वो सारे के सारे रहेंगे। और इसके साथ साथ कभी कभी राज्य क्या होती हैं, किसी अलग राज्य या फिर किसी संस्था को, किसी संगठन को क्या करते हैं? ये ऋण प्रदान करते हैं। उस ऋण प्रदान करने के संबंध में इनको भी ब्याज मिलता है। जब इनको जो ब्याज मिलता है, ये ब्याज भी किस में शामिल होता है? राज्य की संचित निधि में। यानी क्या हो गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका प्रावधान है। ठीक, राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व, सारा का सारा राजस्व, और इसके साथ ऋण अदायगी से जो प्राप्त होगा इनको, वो सारा धन किस में होगा? राज्य की संचित निधि में ही जमा होगा। ठीक, राज्य विधानमंडल द्वारा जो है विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करने बाद ही आप क्या कर सकते हैं? सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार इससे मुद्रा निकालेगी, धन निकालेगी। विनियोग विधेयक के बारे में ही आप विस्तार से आपके चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको अवश्य देखिए। अनुपूरक का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो भी पहले जो धन थे, जो वित्त उनको प्रदान किए गए थे, जो उनके डिपार्टमेंट के लिए प्रदान किए गए थे, वो कम पड़ जाते हैं, तो उसके संबंध में कि हमें अतिरिक्त चाहिए, तो उसी को ही क्या बोला जाता है? अनुपूरक। ठीक, इन्हें और चाहिए, इनकी आवश्यकता बढ़ गई, या फिर कोई ऐसी योजना ला दी है जिसमें अधिक धन की आवश्यकता है। ठीक, तो ऐसा होता है। तो सबसे पहली बात आप क्या समझेंगे? राज्य की संचित निधि में क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं? सबसे पहला यही है कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 266 में है। ठीक, इसमें कौन कौन से धन, कौन कौन से जमाएँ जमा होती हैं, इसको राज्य सरकार को जितनी भी जमाएँ जो प्राप्त होती है, यानी जो रेवेन्यू प्राप्त होता है सारा का सारा, वो जमा होता है। इसके साथ साथ जितने ऋण ये अदा किए रहती है, उसके साथ जो ब्याज मिलता है, मूलधन मिलता है, ये सब भी इसी में जमा होता है। अब प्रश्न ये आता है कि इस
फंड से निकाला कैसे जाएगा? इस फंड से तभी निकाला जाएगा जब राज्य विधानमंडल से विनियोग विधेयक या अनुदान अनुपूरक संबंधी अधिनियम क्या किया गया हो, पारित कर दिया गया हो। ये आवश्यक है, बाध्य है। ठीक, अब ये बात हो गई। अब आप लोग में से जो हमारे पुराने जो फैमिली मेंबर होंगे वो ये जानते होंगे कि राज्य विधानमंडल है क्या ये राज्य की विधायिका है कि केंद्र की विधायिका है। आप उसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे वो क्या करेंगे, आपके ही इस वीडियो पे आपके इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको अवश्य देखें। वैसे राज्य विधानमंडल राज्य की विधायिका होती है, किस सूची पर कानून बनाती है, ये सारे के सारे डिटेल्स आपके ही इसी चैनल पर वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक, एक प्लेलिस्ट ही है भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से, और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद उस पर भी वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देखिए। ठीक, तो ये हो गया राज्य की संचित निधि। अब आइए हम लोग समझते हैं कि इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, या फिर अपनी टेस्ट सीरीज कैसे तैयार किया जाए, जो एक प्रकार से ये इनिशिएट मैंने लिया है। अब आइए हम लोग समझते हैं राज्य की संचित निधि के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अनुच्छेद 266 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन 2, राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व तथा ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा होता है। ऑप्शन 3, राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करने पर ही इसमें से पैसा या धन राज्य सरकार निकाल सकती है। कूट क्या होगा, A B C D, केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, 1 2 3, यानी उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा इसमें सभी होगा। अब आप क्या करिए, इसमें कुछ चेंजेस कर दीजिए, यहाँ अनुच्छेद चेंज कर दीजिए, 66 के बजाय 68 लिख दीजिए। फिर इसमें क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें जमा नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पे 66 ही रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ 2 है वो गलत, 2 गलत, ये भी गलत और ये सही। तो ये होता है तरीका, किसी टॉपिक को कवर करिए, पढ़िए, उससे संबंधित प्रश्न बनाइए, और उसके साथ साथ एक और काम करिए, जितने विगत वर्ष के प्रश्न आए हुए हैं उस टॉपिक को ढूंढिए, क्या इस टॉपिक से संबंधित कहीं प्रश्न मिल रहे हैं तो उसको भी आप टैकल करिए, उसको भी हल करिए। ठीक, अगर आपको हल करते वक्त मज़ा आ रहा है, यदि आप आनंद ले रहे हैं हल करते वक्त प्रश्न को, तो ये मानकर चलिए आपने सही पढ़ाई की है, आपने सही तैयारी की है। ठीक, अब हम लोग आते हैं राज्य का लोक लेखा जो है पब्लिक अकाउंट है, इसको भी हम लोग समझते हैं, राज्य का पब्लिक अकाउंट। अब जो संचित निधि में जमा होती थी वो सारी की सारी छोड़ करके कहाँ आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका प्रावधान कहाँ है, 266 के 2 में है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 266 के पार्ट 2 में है। ठीक, संचित निधि में जितनी शामिल राशियाँ होती हैं उसके अलावा जितनी सार्वजनिक राशियाँ होती सब इसी में जमा होती हैं। ठीक, खाते से धन निकालने के लिए सरकार को विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए कितना मज़ेदार है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं। यदि आप ये बताइए कि अगर आप राज्य की संचित निधि नहीं पढ़े होते, आप भारत की संचित निधि नहीं पढ़े होते, तो क्या भारत के लोक लेखा को समझ पाते? नहीं समझ पाते, मुश्किलें आती, एक कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते, एक कहानी नहीं बना पाते समझने के लिए। और कहीं एनालिटिकल प्रश्न आ गया दोनों को मिक्स करके, तब तो समस्या ही हो जाती। तो इसलिए क्या करिए, सारे के सारे टॉपिक को ऐसे ही को रिलेट करके एक दूसरे को रिलेट करते हुए समझते चलिए। संचित निधि में जो सारे धन थे, यानी जो सारा राजस्व था वो जमा हो रहा था, और इसके साथ साथ जो ब्याज अदायगी के साथ जो मिल रहे थे वो भी जमा हो रहा था। यानी इस सब को छोड़ करके जो सार्वजनिक राशियाँ होंगे, जो सरकारी राशियाँ होंगे, जो सरकारी धन होंगे, वो सारे के सारे राज्य के लोकलेखा में जमा होंगे। ठीक, और इससे यानी इस फंड से निकालने के लिए राज्य के लोकलेखा से, यानी इस फंड से निकालने के लिए मुद्रा राज्य विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है, राज्य विधानमंडल से मंजूरी लेने की या फिर उसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं होती है। अब इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है, ये तीनों फैक्ट केवल याद रखिए, और कोई याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है इस टॉपिक से संबंधित। सबसे पहला आप ये अनुच्छेद याद करिएगा, अनुच्छेद किस में है,
अनुच्छेद 266 के 2 में है। और क्या है इसमें कि जितनी भी संचित निधि में जमा होंगी राशियाँ, उसको छोड़कर जितनी सार्वजनिक राशियाँ होंगी वो सारी की सारी राज्य की संचित निधि में जमा होंगी। और तीसरा फैक्ट क्या है कि विधानमंडल से इसको स्वीकृति नहीं करानी पड़ती अगर इस फंड से पैसे निकालने। सिंपल। अब आइए हम लोग प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। राज्य का लोक लेखा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 हो गया, इसका प्रावधान अनुच्छेद 266(2) में है। संचित निधि में शामिल राशियों के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां इसी में जमा होती हैं। खाते से धन निकालने के लिए सरकार को विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या होगा, अब हम लोग कूट के बारे में देखते हैं। कूट इसका बना लिया जाए 1 1 2 2 3 1 3 और उपर्युक्त सभी, या इसमें लिखा रहता है 1 2 3। ठीक। अब इसमें हमने क्या किया है, पूरा का पूरा फैक्ट रख दिया है। अब क्या किया जाए, इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। अभी तो ये हो गया, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं, छेड़छाड़ कर देते हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव शब्द लगता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ परिवर्तन कर देते हैं। आवश्यकता नहीं को हटा दिया और आवश्यकता होती है ला दिया। अब इसमें जहाँ जहाँ 3 है ये सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसे, एलिमिनेशन मेथड होता है। तो यानी 1 और 2 सही हो गया। अब और क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं, सार्वजनिक राशियाँ इसी में जमा नहीं होती हैं। अब जब उसमें करेंगे तो यानी ऑप्शन 2 2 जहाँ है ये गलत हो जाएगा, 1 3 सही हो जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, अनुच्छेद 266(2) है पार्ट 2 को हटा दीजिए, केवल 266 रख दीजिए। तो इसमें 1 1 जहाँ रहेगा वो गलत हो जाएगा, 1 ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही हो गया। तो ये देखिए इतने आयाम इसके हैं। आप इसके और भी आयाम बना सकते हैं प्रश्नों के, जैसे कि राज्य का लोक लेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा या से कथन सही नहीं है। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, नहीं वाला ले आ सकते हैं और इसमें 1 2 क्या करिए, हटा दीजिए कंटेंट से। पहले तो आपने कंटेंट को समझ लिया कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज करके आप नहीं के रूप में 1 2 प्रश्न बना सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा राज्य की संचित निधि और राज्य का लोक लेखा। अब हम लोग बात करते हैं राज्य की आकस्मिकता निधि। जैसा कि इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको क्लू दे दिया था। क्लू का मतलब ये होता है कि जब हम लोग भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने ये बात अवश्य कहा था, आपसे चर्चा भी की थी कि जैसे अभी यहाँ पर राष्ट्रपति जी का नियंत्रण है, राष्ट्रपति का नियंत्रण है भारत की आकस्मिक निधि पर, उसी प्रकार से राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल जी का क्या होगा, नियंत्रण होगा। परंतु इनकी ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। ठीक, आप ये समझिएगा। आपको राष्ट्रपति के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे, आप ये समझिएगा उसमें हम राष्ट्रपति की सारी शक्तियों के बारे में बताएंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां तो बहुत दी गई हैं लेकिन ये डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं। इनको किसी न किसी की मदद लेना पड़ता है, यानी सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो मंत्रिपरिषद हो या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा हो। हम लोग इसके बारे में बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही उदाहरण के रूप में समझेंगे, जिससे आपको समझने की आवश्यकता और समझने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा और आपको किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। यदि आप ये जो हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी के लिए, विशेषकर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए, वो आपको दोबारा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बुक उठाने की ही आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, इस चैनल के नोट्स को बनाइए, चैनल से पढ़िए और उसका नोट्स बनाते चलिए और उसको ही बस केवल आप क्या करिए, रिवाइज करते चलिए। अब आइए हम लोग समझते हैं राज्य की आकस्मिक निधि क्या है। आकस्मिक निधि से संबंधित आप यही समझ सकते हैं कि इसका उपयोग क्या होगा जब आकस्मिक बात है। तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा इसका उपयोग होगा। अब आपने गुल्लक बनाया, क्या हमेशा उसको फोड़ फोड़ के निकालते रहेंगे पैसे? नहीं करते ना। मैंने इसको क्यों गोलक नाम दिया था, गोलक निधि, यही कि हम क्या करते, किसी आकस्मिक समय पर ही उसका उपयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग समझते हैं कि राज्य की आकस्मिकता निधि का भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख है। तो अनुच्छेद 267 यानी 267 में है इसका प्रावधान। ठीक, किसी आकस्मिक खर्च के लिए ही इसकी प्रयोग किया जाएगा, इसकी उपयोगिता या फिर इसका उपयोग किया जाएगा। कब किया जाएगा?
कोई भी आपदा आई हो, जैसे बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, सुनामी आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, भूकंप आ जाए, जितनी भी प्राकृतिक आपदा हो या फिर जन जनित आपदा हो, इस संबंध में क्या किया जा सकता है, इस स्थिति में क्या किया जा सकता है, राज्य की आकस्मिकता निधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक। और राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम लोग देखते हैं ज़रा प्रश्न के भी बारे में, जो कि हम लोग देख ही रहे हैं हर टॉपिक के साथ। राज्य की आकस्मिकता निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अनुच्छेद 267 में इसका प्रावधान किया गया है। किसी आकस्मिक खर्च के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। कूट ABCD 1 2 2 3 1 3 उपर्युक्त सभी। अभी तो हमने क्या फिर देखा कि हमने कंटेंट सारे रख दिए, तो ये सही हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह 267 के बजाय 268 कर सकते हैं, 268 के बजाय 266 कर सकते हैं। तो क्या होगा, पहला गलत हो गया, तो ये सही हो गया। अब इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ इसका जो फैक्ट है वो सही रख दीजिए। आकस्मिक निधि किसी आकस्मिक खर्च के लिए प्रयोग की जाने वाली निधि नहीं है, लिख दीजिए यहाँ पे। जब यहाँ नहीं हो गया तो ऑप्शन 2 गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये हो गया सही। अब 3 में क्या कर सकते हैं, संचालन नहीं करता है। ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हैं, राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त मंत्री, यहाँ सचिव के बजाय क्या कर दिए, धीरे से परिवर्तन, वित्त मंत्री संचालन करता है। तो क्या हो गया, ऑप्शन मज़ेदार हो गए कि नहीं। आप जल्दी में थे, मार दिए। हाँ, मैंने ये पढ़ा था, हाँ सर ने बताया भी था, राज्यपाल की ओर से कोई इसका और संचालन करता है, वो वित्त सचिव, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, वित्त मंत्री हो, यही हो सकता है। आप क्या कर दिए, सब का सब सही करके चले आए, लेकिन अंत में क्या हो गया, जहाँ 3 है ये गलत हो गए। ऑप्शन 1 और 2 सही हो गया। ठीक। देखिए, पढ़ाई करने का तात्पर्य ही यही होता है कि आपने जो पढ़ा उससे संबंधित प्रश्नों को अगर आप बहुत इजीली हल कर ले रहे हैं, इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं और आनंद के साथ सॉल्व कर रहे हैं, मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप तैयारी सही चल रही है। और पढ़ाई करते वक्त ही अगर आपको आनंद आया, आप अगर सारे टॉपिक को कहा जाए एंजॉय करके अगर पढ़ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ही यही होता है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, उसको पढ़ने का नज़रिया चेंज करिए, पढ़ने का तरीका अलग करिए। जैसे आकस्मिक निधि है, तो आकस्मिक निधि क्या होती है, क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आकस्मिक निधि का मतलब यही होता है कि कोई इमरजेंसी, कोई आपात की स्थिति की बात की जाएगी। अब इसका प्रावधान क्यों लाया गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। ऐसे आप हिस्ट्री जब पढ़िए, हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत बोर हो जाते हैं सर, मज़ा नहीं आता पढ़ने में। हिस्ट्री को और एंजॉय तरीके पढ़ सकते हैं। जैसे औरंगजेब थे, तो औरंगजेब जाते हैं दक्षिण भारत में, तो उनका दक्षिण का नासूर बन जाता है और वो वहीं मर जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि एक दूसरे को रिलेट कर करके आप मज़े ले करके पढ़ सकते हैं कि ये तो बहुत ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन विद्रोही इनको हमेशा परेशान करते हैं, कहीं इनके परिवार परेशान कर रहे हैं, कभी राजा के पद के लिए ही एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं, जो आपको थोड़ा सा लगता है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है और आपके सिलेबस में है, मजबूरी आपकी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करिए, आपको इंटरेस्ट जगाना ही पड़ेगा और स्वयं को मोटिवेट करना सीखिए। जिस दिन आप स्वयं को मोटिवेट करना सीख गए, तो आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होगी, कदापि नहीं होगी, ज़रूरत ही नहीं होगी उसकी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आज बात कर रहे हैं राज्य की संचित निधि, राज्य की लोक लेखा और राज्य की आकस्मिकता निधि में। ठीक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।